रामपुर गांव बेहद सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में अधिकतर घरों में बिजली पानी आ चुकी थी और कई घर ऐसे भी थे जो अभी बिजली पानी जैसी चीजों से वंचित थे। एक रोज राजू देखता है उसके पड़ोस की रजनी अपने पति से राजू को सुनाते हुए कह रही है, अजी सुनिए, इतनी गर्मी होती जा रही है, लेकिन मुझे तो गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा जब से अपने घर में कूलर लगाया है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। कूलर की ठंडी ठंडी हवा में कब रात से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। वैसे गर्मी तो उन गरीबों को लगती है जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। खैर, हमें क्या, हमें तो अपने से मतलब है। ये सब राजू सुन रहा होता है और उसे इस बात का काफी बुरा लगता है। अब जब राजू घर आता है तो राजू की माँ राजू से कहती है, अरे कहाँ था तू? कब से कह रही हूँ खाना खा ले और बच्चों को लेकर बाग में चला जा, ताकि इन्हें थोड़ी ताजी हवा मिल जाए। घर में इतनी गर्मी हो रही है कि रहा नहीं जा रहा। अरे राजू, मुझे जरा हाथ का पंखा दे दे। पूरी रात मच्छर और गर्मी ने सोने नहीं दिया है और जैसे ही सुबह आंख लगी तेरे दादा के खर्राटे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अरे माँ, गर्मी तो इतनी है कि पूछिए मत। चूल्हे के पास बैठकर लगता है मौत ही आ गई हो। अरे बहू, हम गरीबों के लिए तो गर्मी किसी श्राप से कम नहीं है। ये सारी बातें सुनकर राजू मन में सोचता है, गांव में लगभग सभी लोगों के पास कूलर है। अपनी पड़ोसन रजनी काकी के पास भी कूलर है और अभी उन्होंने जैसे ताने दिए मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने भी मन बना लिया है कि मैं भी अपनी माँ और दादी के लिए कूलर लेकर ही आऊंगा। अरे क्या सोच रहा है? तुझसे हाथ वाला पंखा मांगा है, तू भी सुनता नहीं। राजू अपनी दादी को हाथ वाला पंखा देकर अपने कमरे में जाता है और अपने गुल्लक को फोड़ देता है। गुल्लक में से थोड़े नोट और ढेर सारे सिक्के निकलते हैं, जिसे वो एक पन्नी में रखकर जेब में रख लेता है और निकल पड़ता है। अरे कहाँ जा रहा है तू इतनी जल्दी में? तुझे कहा तो अपनी दीदी के बच्चों को लेकर बागान चला जा, ताकि उन्हें थोड़ा गर्मी से आराम मिले। मैं थोड़ी देर में आता हूँ माँ, आप भैया को कह दीजिए वह इन्हें लेकर जाएं। इतना कहने के बाद राजू कूलर लाने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद दुकान पर पहुंचकर कूलर वाले से कूलर दिखाने को कहता है। यह कूलर 5,000 का है और इसमें से हवा भी अच्छी आएगी। दूसरे वाला 8,000 का और यह सबसे छोटा वाला 3,000 का। वैसे तो और भी कई दाम के हैं, तुम अपना बजट बताओ। मेरा बजट तो बहुत कम है। तो क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा, बड़े भाई, चाचा कोई नहीं आया है? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही आया हूं। और या मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या आप इन पैसों में मुझे कोई कूलर दे सकते हैं? पैसे चोरी करके लाया है क्या? ये चिल्लर पैसों से क्या मैं तुझे कूलर दूंगा? बिना मतलब सुबह सुबह समय खराब कर रहा है, चल निकल यहां से। देखो भैया, मेरे घर में कूलर नहीं है। मेरी दादी, मम्मी, दीदी, दादा, दीदी के बच्चे सभी गर्मी से परेशान हैं। मैं जल्दी आपको पैसे लाकर दे दूंगा। जाता है या फिर मार खाकर जाएगा? कह दिया ना, जाए यहां से। जेब में पैसे नहीं होते, महंगे सामान खरीदने की औकात नहीं होती और चले आते हैं चिल्लर लेकर। राजू को जब कूलर वाला ऐसी बातें कहता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उदास होकर वहां से घर आ जाता है। लेकिन उसके मन में कूलर को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तो कूलर बनाकर रहूंगा। अब मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब उन्हीं चिल्लर पैसों को लेकर राजू कबाड़ की दुकान पर पहुंचता है। वहां से राजू एक पुराना मोटर खरीदता है और पुराने कूलर का बॉडी और नए कूलर की पंखुड़ी खरीद कर लाता है। जिसके बाद अब समस्या ये थी कि कूलर बने तो बनाए कैसे। उसे कूलर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि कूलर में इस्तेमाल क्या होता है। अब राजू अपना फोन निकालकर
कूलर बनाने की विधि देखने लगता है। जैसा इस वीडियो में दिख रहा है वैसा करता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब तो मैंने इसमें थोड़े बहुत पैसे भी लगा दिए हैं। राजू कूलर बनाने की वीडियो देख ही रहा होता है, तभी उसकी माँ राजू के पास आती है। तू पूरे दिन गायब रहा है, तुझे कितनी बार कहा है कि घर में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहा कर। लगता है तेरी दोस्ती आवारा लड़कों से हो रही है। और ये क्या देख रहा है फोन में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। फोन देखना हो गया हो तो चलकर खाना खा ले। सुबह से एक बार भी तुझे खाना खाते नहीं देखा है। न जाने कहाँ रहता है, क्या करता है। तेरे पापा से तेरी शिकायत करनी होगी। अब अगली सुबह जब राजू गाय को चारा डाल रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी शंकर राजू को देख कहता है, अरे रजनी, तुम्हें पता है कल राजू को मैंने गोपाल कूलर वाले के दुकान पर देखा। लगता है इसने अपने औकात से बड़ी कूलर की दुकान देख ली थी। क्या ये कूलर खरीदने गया था? इसकी तो 2 रोटी की औकात नहीं और ये चला है कूलर खरीदने। वही तो मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन गोपाल कह रहा था कि चिल्लर लेकर कूलर खरीदने आया था। मुझे तो बहुत हंसी आई रजनी। राजू सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। वो अभी सिर्फ अपने घर में कूलर लाने की जद्दोजहद में था। हालांकि 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद राजू एक शानदार और बड़ा सा कूलर तैयार करता है और अपने घर में लगाता है। कूलर देखकर राजू के घर वाले हैरान थे। अरे बाप रे, इतना महंगा कूलर! तूने कहीं से चोरी तो नहीं की? अरे नालायक, तू चोर हो गया। तेरा बाप गांव में इतना इज्जतदार आदमी है और तू चोरी चकारी करने लग गया। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अरे दादी नहीं, माँ आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। यह कूलर तो मैं अपने हाथों से बनाया है। बस इसकी बॉडी, मोटर और पंखुड़ी में मैंने अपने गुल्लक के पैसे खर्चे हैं। तूने ये कूलर बनाया है? तू कहाँ से कूलर बनाने लगा? तुझे कूलर का कभी पता है कि कूलर कैसे बनता है? अरे दादी, मैंने YouTube पर वीडियो देखकर कूलर तैयार किया है। 2 से 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बना है ये। और आप लोग हैं कि मुझे चोर ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अरे इसमें से तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इसे तूने अपने हाथों से बनाया है। माँ जी देख रही है ना आप अपने पोते को, क्या कमाल की चीज बनाई है इसने। सच में इसमें से तो कितनी ठंडी हवा आ रही है, मानो बर्फ के घर में आ गई हूँ। राजू ने वाकई बेहद सुंदर और ऐसा कूलर बनाया था जिसे देखने गांव के सभी लोग आने लगे और सभी राजू की खूब तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकर और रजनी को जब पता चलता है कि राजू ने अपने हाथों से कम पैसों में बहुत ही अच्छा कूलर बनाया है, तो शंकर अपनी पत्नी रजनी से कहता है, देखा रजनी, राजू को हम दिन रात ताना दे रहे थे। उसकी कूलर खरीदने तक की औकात नहीं है। उसने गांव में सबसे बड़ा और बेहतरीन कूलर अपने हाथों से बनाया है और अपना कूलर तो खराब पड़ा है। जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमने उसके बारे में न जाने उसे सुना सुना कर क्या कुछ नहीं कहा। अब हम उसे किस मुंह से कहेंगे कि हमारा कूलर भी ठीक कर दो। तभी तो कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। लेकिन शर्मिंदा होकर भी मैं राजू से बात करूंगा। अब शंकर राजू के घर पहुंचता है और राजू से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है तूने अपने घर के लिए अपने हाथों से कूलर तैयार किया है। तू तो कूलर का मैकेनिक हो गया। अब मेरा भी कूलर ठीक कर दे। मैं अपने किए पर पछतावा कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं शंकर चाचा, मैं अभी चलकर आपका कूलर देख लेता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने यह सब ना बोला होता तो शायद मैं कूलर भी तैयार नहीं कर पाता। सच कहूं तो तू दिल का बुरा नहीं है। वैसे मेरी मान तो एक छोटी सी गांव में दुकान लगा ले और गांव के लोगों का कूलर तू ही ठीक करना। अब से हमें शहर जाकर कूलर मैकेनिक को बुलाकर नहीं लाना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है। राजू ने जब से अपना कूलर बनाया था, गांव के लोग अब राजू से कूलर ठीक करवाने की डिमांड करने लगे।
यहाँ तक कि कई लोगों ने तो राजू को नया कूलर बनाने तक का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन राजू के कूलर से उसका परिवार बहुत खुश था। पूजा और योगेश शादी के मंडप में बैठे 7 जन्मों के कस्में वादों के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। जहां पूजा और योगेश अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहे थे, वहीं योगेश की मां सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल से बार बार एक ही बात कह रही थी। अरे भाई साहब, कहाँ रह गए आपके पैसे? लड़की का कन्यादान होने जा रहा है, लेकिन अब तक दहेज के पैसे नहीं आए हैं। बस मैंने अपने छोटे भाई को कहा है, वह लेकर आता ही होगा। अब तब तक बाकी की रस्में पूरी करवाइए। अरे समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार पैसे आ जाने दीजिए, शादी ब्याह तो हो ही जाएगा। कौन सी लड़की भागी जा रही है आपकी? लेकिन मुहूर्त तो निकलता जा रहा है ना, मेरा छोटा भाई किशन लाल आता ही होगा। उन्हें आ जाने दीजिए, तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ। देखो जरा क्या कुछ बनवाया है बारातियों के लिए। जी जरूर समधन जी, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। इधर पंडित जी बार बार मुहूर्त निकला जा रहा है कहकर मंत्रों को बीच में ही रोक दे रहे थे, लेकिन सुषमा श्यामलाल को अपनी बेटी पूजा का कन्यादान करने ही नहीं दे रही थी। देखिए समधन जी, पंडित जी का भी कहना है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बस मेरा भाई आता ही होगा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए उसे। अरे बड़ी लंबी उम्र है समधी जी, आपके भाई की आ ही गए। पूरा कैश तो है ना, पूरे 5 लाख। जी जी, पूरा बंदोबस्त कर दिया था मैंने, मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए मैं अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। अब बेटी पैदा की है तो इतना फर्ज तो बनता है ना आपका कि आप अपने आप को गिरवी रखें या अपने घर को। क्यों समधी जी, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी नहीं नहीं समधन जी, अब मैं कन्यादान की रस्म पूरी करता हूँ। सुषमा का बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करता था। सुषमा ने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से 5 लाख रुपए कैश, घर का सामान और एक कार दहेज की मांग की थी, जो श्यामलाल जैसे तैसे पूरा करता है। अब पूजा भी शादी करके अपने मायके से ससुराल आती है। श्यामलाल तो सोचता है उसने अपने बेटी को इतना कुछ दिया है कि उसकी सास उसे कुछ भी नहीं कहेगी और हमेशा ही उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन सुषमा इतनी लालची थी कि दूसरे दिन से ही उसके मन का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। अरे बहू, कल पग फेरे की रस्म है तो तेरे बाप को बोल देना कि यहाँ से 10 लोग जाएंगे, उनका खाना पीना बन जाना चाहिए और सभी को शगुन में नए कपड़े और 1000 रुपए तो दे ही दें। लेकिन माँ जी, पग फेरे की रस्म में तो सिर्फ लड़की जाती है, लड़के के रिश्तेदार नहीं। और ये कौन सा रिवाज है जिसमें पैसों के साथ कपड़े देने पड़ते हैं? हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, इसीलिए पहले से बता रही हूँ। अच्छा माँ जी, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस पग फेरे की रस्म को रहने ही देते हैं। मेरे पिता ने अभी अभी आप लोगों को इतना कुछ दिया है कि उनका हाथ खाली हो चुका है। वो 10 लोगों का खाना पीना, कपड़े और शगुन के तौर पर 1000 रुपए नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, तेरा फकीर बाप जब बेटी के ब्याह में खर्च नहीं कर सकता था तो बेटी को जन्म ही क्यों दिया। खैर छोड़ो, अब तक उसने जितने भी सामान दहेज में दिए हैं सारे लोकल हैं, कोई काम का नहीं लग रहा। माँ जी, मैं समझती हूँ, उन्होंने जो भी दिया है कर्ज में आकर दिया है। जैसा भी दिया है अपनी तरफ से अच्छा दिया है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, लेकिन तेरी जुबान भी दूसरे दिन से ही कुछ ज्यादा चलने लगी है। पूजा अपनी सास की बातें सुनकर समझ जाती है कि उसकी सास एक नंबर की दहेजखोर लालची औरत है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज सुषमा के कमरे का एसी खराब हो जाता है। सुषमा अपने बेटे योगेश से एसी ठीक करवाने की बात कहती है। माँ, आपको पता है ना शादी में कितना खर्च आया है। बेशक हम लड़के वाले हैं, लेकिन खर्च तो हमारा भी हुआ है और अभी मेरी तनख्वाह भी नहीं आई है, तो इन सब पर खर्च करने का आप सोचो भी मत। हाँ बेटा,
ये भी तू सही कह रहा है। चल, इसका भी उपाय मैं करती हूँ। तू अभी ऑफिस जा। योगेश के ऑफिस निकल जाने के कुछ देर बाद हॉल में पोछा लगा रही पूजा से सुषमा कहती है, अरे बहू, अब तक तेरा काम नहीं हुआ? तेरे बाप को बुलाया था घर पर, आता ही होगा। अगर आए तो नाश्ता पानी करवा कर भेजना। लेकिन पिताजी आ रहे हैं। उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बाप को मैंने यहाँ तुझसे मिलने नहीं बुलाया है, बल्कि तेरे बाप से कहा था कि घर का एसी खराब हो गया है। बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैं समझी नहीं माँ जी। क्या आप मेरे पिताजी से नया एसी मंगवा रही हैं, वो भी अपने कमरे में लगवाने के लिए? हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ गई। चल अच्छा है, मैं जा रही हूँ कांता के घर, थोड़ा काम है। तेरा बाप आए तो बिना नाश्ता पानी के मत भेजना, वरना कल को बदनामी होगी। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी से जितना हुआ उन्होंने उतना तो किया ही ना, तो अब आप उन्हें और क्यों परेशान कर रही हैं? क्या उन्होंने दहेज में कोई कमी छोड़ी है? लड़की का बाप जितना दे उतना कम है, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना दे दे, और लड़के वाले जितना ले उतना कम है। ये बात तू नहीं जानती क्या बहू? चल अभी घर के काम पे ध्यान दे, मेरी बातों पर नहीं। इतना कहकर सुषमा अपनी पड़ोसन कांता के घर चली जाती है। कुछ देर बाद श्यामलाल अपनी बेटी के ससुराल आता है। अरे पूजा बेटी कैसी है? घर में सब ठीक तो है ना? बाहर तो धूप भी बहुत तेज है। पिताजी आप आ गए? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। बेटी सब ठीक है, वह तो बस मैं तेरे लिए एसी लेकर आया हूँ। दहेज में मैंने तुझे पंखा कूलर तो दिया, लेकिन एसी नहीं। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? और मुझे अच्छे से पता है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लेकर आए हैं, आप पर दबाव बनाया गया है। नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? मैं ये तेरे लिए ही लेकर आया था। पूजा अपने पिता की बात सुनकर किचन में पानी लाने जाती है। तभी श्यामलाल किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मालिक, जल्द पैसे दे दूंगा। अभी मैं बेटी के घर आया हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। मैं घर आते ही आपसे मिलने आता हूँ, बस कुछ दिन और। पिताजी लीजिए पानी। और किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए क्या बात है? आप मेरी शादी के बाद कर्ज में आ गए हैं, मुझे पता है, इसलिए आप इतना परेशान हैं। अरे अरे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और समधन जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? मैं चलता हूँ, यह एसी उन्हें दिखा देना। पूजा तो सब जानती थी कि उसके पिता बिना बोले ये एसी नहीं लाए हैं, बल्कि उसकी सास ने इतना दहेज लेने के बाद भी उसके पिता को प्रताड़ित कर रखा है। और पूजा भी दहेज की बढ़ती मांग से प्रताड़ित हो रही थी। एक रोज सुषमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। सुषमा बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीवी नहीं चलता। तभी सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल को फोन लगाकर कहती है, अरे समधी जी, कैसे हैं आप? आपने एसी तो बड़ा अच्छा दिया है, ठंडी ठंडी हवा आती है। बस मैंने तो आपको इसीलिए याद कर लिया कि मेरा मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। अभी अभी टीवी खराब हो गया है, सोचा आपको बता दूं, आप भिजवा दें अपनी बेटी के लिए टीवी। 1 मिनट माँ जी। पिताजी आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। और माँ जी, आप अगर आपने गलती से भी मेरे पिताजी के हालचाल लेने के लिए भी अब फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहा है योगेश, तेरे सामने ही तेरी पत्नी मुझे धमका रही है। आपको जो समझ में आए वो समझिए माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी अब आपको कुछ भी नहीं देंगे दहेज में। वैसे ही आपने सामान से लेकर पैसे तक लिए हैं, और मेरे दहेज का सामान आपने अपनी बेटी के लिए भिजवा दिया है। और जो चीज खराब हो रही है वो आप मेरे पिताजी से मंगवा रही हैं। क्या ये गलत नहीं है? माँ, आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इसकी बातों में मत आ। अगर इसे यहाँ से जाना है तो जाए, मैं नहीं रोकने वाली।
मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और वहां से भी इससे 2 गुना दहेज मिलेगा। माँ जी, आपको जैसा सही लगे, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने पिता पर और बोझ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों के कसमों वादों के साथ 7 फेरे लिए हैं। सुषमा अपने लालच की वजह से अपने बेटे को खो देती है, क्योंकि पूजा के घर से जाने के साथ ही योगेश भी पूजा के साथ चला जाता है और इस बात का सुषमा को बहुत पछतावा होता है। हालांकि वो अपने बेटे को मनाती भी है, लेकिन योगेश नहीं मानता। वो भी अपनी माँ के रंग को काफी समय से नोटिस कर रहा था। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।